Okay, so first question. So we'll start with CET JEE NEET level questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट दिए है 2 3 5 टू अनदर पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स आर 3 4 5, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं पता होना चाहिए। तो पार्टिकल कहां से कहां गया? पी से क्यू। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, किसी को भी बीच में क्वेश्चन पूछूंगा मैं तो हर किसी का ध्यान यहाँ पे। राइटिंग थिंग यू कैन डू इट लेटर। कहां से स्टार्ट हुआ था? पी से। कहां पे गया? क्यू पे। पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3 5, 2, 3, और क्यू के कितने हैं? 3 4 5, 3 4 5। सबसे पहले आपको इसका पोजीशन वेक्टर बनाते आना चाहिए। पी के जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो, पी के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो, और अगर आपको याद होगा पोजीशन वेक्टर्स नॉर्मली आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल पी बार और क्यू का स्मॉल क्यू बार। ये जो 2 3 5 होता है ना, 2 होता है एक्स कंपोनेंट, 3 होता है वाई कंपोनेंट और 5 होता है जेड कंपोनेंट। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आ गया आपके पास पी वेक्टर का, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, स्मॉल पी बार। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज स्मॉल क्यू बार। 3 कौन है? एक्स कंपोनेंट, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। This is position vector of which point? Which point? Q. तो ये आ गया पोजिशन वेक्टर ऑफ Q। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मैंने दिखाया नहीं है, वो बाहर की तरफ। So I'll not show z axis here. Displacement of particle from P to Q. पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, कहां गया? सिर्फ मैं पहली बार आपको डिराइव करके दे रहा हूं, इसके बाद आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब आपको यूज करना है, आपको फाइंड करना है पी क्यू बार। ये ओ है। तो कैन यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हियर? यस। जहां पे ओपी वेक्टर खत्म हुआ, वहां से कौन स्टार्ट हुआ? तो रिजल्टेंट कौन बन गया फिर? कौन बन गया? ओ क्यू बार। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ओपी, जहां पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से पी क्यू स्टार्ट हुआ। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। ऐसा ही है ना? ट्राइंगल लॉ में यही था ना, जहां पहला वेक्टर खत्म हो वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, एंड रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड एट द हेड ऑफ सेकंड। लेकिन तुमको फाइंड क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। मतलब कौन फाइंड करना है? कौन फाइंड करना है? तो यहां से पी क्यू बार क्या आएगा? ओ क्यू बार माइनस ओ पी बार। लेकिन ओ क्यू ये कौन है? क्यू बार, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू। और ओपी ये कौन है? कौन है? पी बार। तो पी क्यू बार इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, क्यू बार माइनस पी बार। मैंने तो आपको तभी बताया था कि जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना होता है, अगर पी क्यू लिखा है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अगर ए बी बार होगा तो क्या लिखोगे? बी बार माइनस ए बार। अगर डी सी बार होगा तो क्या लिखोगे? सी बार माइनस डी बार। अगर क्यू पी बार होगा तो क्या लिखोगे? पी बार माइनस क्यू बार। मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अगली बार से ये ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर देखो एक ट्रिक्स है, मैं आपको पहले पूरा बता रहा हूँ फिर एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। तो whenever you find out displacement vector, फाइनल पोजीशन माइनस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इनिशियल इनिशियल था 2 3 5, इफ यू रिमेंबर 2 3 एंड 5। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 माइनस से 2 गया, कितना बचा? आई। 4 में से 3 गया तो कितना बचा? जे। और 5 में से 5 गया, आ गया। आ गया, देखो ऐसा आंसर है क्या? आई कैप प्लस जे कैप है गुड। लेकिन वेट, सही है,
बट एज आई टोल्ड यू, जेई नीट और सीईटी में हमको टाइम बचाना होता है। अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, बी बार माइनस ए बार, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू बार माइनस पी बार, क्यू बार माइनस पी बार। और हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, पी से कहाँ गया, पी से कहाँ गया। तो एक काम करना, सीधा सीधा बात है, डिस्प्लेसमेंट क्यू के पोजीशन क्या थे, 3 4 5, और पी का क्या था, 2 3 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस कर लो, 3 में से 2 गया 1, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है, हाँ तो ये क्या आ जाएगा, आई क्या, 4 में से 3 गया 1, लेकिन कौन सा कंपोनेंट है, 5 में से 5 गया 0, हो गया आंसर सीधा सीधा आई कैप प्लस जे कैप। तो ये सारा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम क्यू टू पी, क्विक क्विक, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, खत्म, डन। So we will start with next question. A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, कुछ नहीं है, एक फोर्स है, कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन। इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री किसके साथ, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो फोर्स है ऑफ 5 न्यूटन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल, मतलब ऐसा होगा मोर और लेस, ये 60 डिग्री आ गया किसके साथ, वर्टिकल के साथ। गलती से भी इसको 60 मत बोलना, 60 विथ वर्टिकल मतलब 60 विथ वाई एक्सिस। तो ये फोर्स है एफ। आपको पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, और अगर आपको याद होगा कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हो, तो फाइंड कंपोनेंट व्हाट यू डू इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। तो ये जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है ये, वाई कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। ये एफ था और ये एफ वाई है, तो एंगल का एडजेसेंट है, ये जो एफ वाई है ये एंगल को एडजेसेंट है कि एंगल को अपोजिट है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट होगा तो फिर साइन की कॉस, तो व्हाट इज कॉस ऑफ 60, व्हाट इज कॉस ऑफ 60, हाँ ठीक है 1/√2, बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज कॉस, adjacent side upon, what is adjacent side, fy, what is hypotenuse, f। so cos of 60, cos of 60 from this diagram is adjacent side upon hypotenuse। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा fy इक्वल टू f cos of 60। गुड, f की वैल्यू कितनी थी 5, cos of 60 कितना होता है 1/2, 1 नॉट 1/√2, 1/2, तो कितना आएगा ये 2.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, और एंगल को जो लग के होता है वो होता है एडजेसेंट। तो एफ वाई इज एडजेसेंट टू एंगल, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, कॉस ऑफ 60। अगर एक्स कंपोनेंट पूछा होता, हॉरिजॉन्टल पूछा तो क्या यूज करते, साइन 60। अगला क्वेश्चन, if a bar is 3 I cap plus 4 j cap and b bar is 7 I cap plus 24 j cap, the unit vector having the same magnitude as b and parallel to a, a unit vector, sorry, a vector having same magnitude as b and parallel to a। तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। हमारे पास दो वेक्टर है a bar and b bar, 3 I cap plus 4 j cap, 7 I cap plus 24 j cap, the vector having same magnitude as b but direction of a, parallel to a मतलब डायरेक्शन किसका, a का। तो हमको जो नया वेक्टर बनाना है उस नए वेक्टर का चलो नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं सी बार। उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू
ए और पैरेलल टू ए मतलब डायरेक्शन ऑफ ए। तो हाउ डू यू गिव डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हो? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे पैरेलल टू ए मतलब किसका डायरेक्शन? ए का। तो जो नया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका बोला है? बी। तो बी ए कैप। अगर बोला होता फाइंड अ वेक्टर which has magnitude of A but direction of B, A B cap। अभी क्या बोला है? फाइंड अ वेक्टर सच दैट इट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड डायरेक्शन ऑफ A। तो B A cap। तो B A cap, you know A cap is A bar divided by A, and B, magnitude of B is under root of bx square plus by square। A बार आपको दिया है, कितना दिया है? 3i cap plus 4j cap divided by magnitude of A। What is magnitude of A? Under root of ax square plus ay square। So therefore C bar equal to under root of bx square plus by square। What is bx square? 7। 7 square plus 24 का square। 3i cap plus 4j cap upon root of ax। What is ax? 3। 3 square plus 4 square। 7 का स्क्वायर मतलब 49 और 24 का 576। तो 49 प्लस 576 इज 625। उसका रूट होता है 25। तो आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 5। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, ये हो गया 25 और नीचे आ गया 5 और यहाँ पे था 3i कैप प्लस 4j कैप 1 जा एंड 5 जा। तो 15i कैप प्लस 20j कैप। तो देखो ऐसा है क्या? 15i कैप प्लस 20j कैप, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट रिमेंबर फॉर जेडबलई नीट के लिए वेक्टर के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं। तो वो कैसे आगे देखेंगे, बट यू शुड नो हाउ टू फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड ऑफ सम अदर वेक्टर। डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टॉपिक है जो स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता, मतलब रेगुलर थ्योरी क्लासेस में, बट इट इज ओनली फॉर जेडबलई एंड नीट। तो पहले वो समझ लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक 3 डायमेंशनल वेक्टर भी देखा था। याद है क्या? 3D वेक्टर याद है? हमने एक वेक्टर लिया था आर बार। मैंने आपको बताया भी था, अगर इस प्लेन में बोर्ड में एक वेक्टर हो तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। लेकिन अगर 3D वेक्टर हो तो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो इफ वी हैव अ वेक्टर जो 3D वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेक्टर ले लेता हूं मैं। लेट अस टेक सम वेक्टर ए बार। तो मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, ये 3D वेक्टर है। 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो एक्स एक्सिस के साथ ये जितना भी एंगल बनाएगा इसको बोल देते हैं लेट अस से अल्फा, और वाई के साथ जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे बीटा। और जो एंगल ये जेड एक्सिस से बना रहा है इसको बोल देंगे गामा। क्या बोलेंगे इसको? गामा। और मैंने आपको बताया था कि एंगल्स आर यूज्ड टू गिव डायरेक्शन। एंगल हमको क्या बताता है? डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला एंगल इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करते हो? ईस्ट से। ईस्ट से 45 प्लस 45 बोला ना मैंने, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यू शुड रिमेम्बर नाउ, ये था ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो जब मैं बोल रहा हूँ प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 मतलब यहाँ पे आएगा। मैंने बोला था माइनस 45 तो यहाँ, राइट? तो माइनस 45 मतलब कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। और प्लस 45 मतलब कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। मतलब इन शॉर्ट जब मैं बोलता हूँ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट है।
नॉर्थ ईस्ट है ना। अगर मैं बोलता हूँ 135 डिग्री, तो पता है आपको कितना है? ये हो गया 90 और ये हो गया 45। तो कहाँ गया? कहाँ गया? नॉर्थ वेस्ट। तो यू शुड रिमेम्बर एंगल्स कैन गिव यू डायरेक्शन। तो ये याद रखना, एंगल्स कैन गिव यू डायरेक्शन। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा मैंने दिखाया है, अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, beta is angle made by the same vector with respect to y axis, and gamma is the angle made by the same vector with respect to z axis. तो ये अल्फा बीटा और गामा हमको क्या देंगे? डायरेक्शन। क्या देंगे? डायरेक्शन। तो अल्फा बीटा एंड गामा दे गिव अस डायरेक्शन। और अगर मैंने इसका कॉस ले लिया, कॉस, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये क्या देते हैं? डायरेक्शन। और ये कौन है? कोसाइन। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब डायरेक्शन का कॉस लिया आपने, दैट्स इट, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन से तीन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा इज द एंगल मेड with respect to y axis and gamma with z axis. तो cos अल्फा, अल्फा एंगल कौन से डायरेक्शन के साथ था? x। तो यहाँ पे ये आता है ax अपॉन a। cos बीटा, कैन यू गेस क्या आएगा? ay अपॉन a, सिंपल। और cos गामा क्या आएगा? az अपॉन a। तो इसको आप बोलते हो डायरेक्शन कोसाइन, सिंपल। cos अल्फा ax बाई a, cos बीटा ay बाई a एंड cos गामा az बाई a। तो अभी ये याद रखना, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट में होता नहीं है, तो आपको ये सिर्फ नीट और जेडबल के पर्पस की वजह से लगेगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन से। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्या बोला है? वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक वेक्टर है ए विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना था? अल्फा, अल्फा था ना। वाई के साथ कितना था? बीटा। और जेड के साथ कितना था? और इन्होंने क्या बोला है कि तीनों एंगल क्या है? सेम, इक्वल। बोला ना ऐसा, इक्वल एंगल। सो वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब बोला है वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कौन? ax, ay and az. So value of its components in terms of magnitude of a will be। तो आपको पूछा है ax, ay और az की वैल्यू बताओ। तो अभी हमने देखा, अभी हमने देखा, जस्ट नाउ वी हैव सीन, क्या था? ax अपॉन a, क्या था ये? cos ऑफ अल्फा। ay अपॉन a क्या था? cos बीटा। एंड ए जेड अपॉन ए क्या था? cos गामा। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर श्योर। अभी अल्फा बीटा और गामा इक्वल है, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इक्वल है। तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा इक्वल होंगे, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी इक्वल होंगे ना? इक्वल। पक्का पक्का? 100% गारंटीड? हाँ, तो फिर अभी एक काम करो, ये जो तीनों इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर लो। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इससे क्या होगा? इससे आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू व्हाट इज cos अल्फा? ax। तो ax स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बाय a स्क्वायर। करेक्ट सर? 100% करेक्ट। तुमको क्या फाइंड करना है उस पर ध्यान दो। क्या पूछा है? कंपोनेंट्स। क्या पूछा है? कंपोनेंट्स, ये याद रखना। ओके, इसका सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन भी हो सकता है, करेंगे वो भी। लेकिन cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा क्या थे? सेम थे, इक्वल थे।
तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम थी, इसके लिए तीनों इक्वल लिख दिए। इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? कॉमन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये क्या आ गया? 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। डू यू रिमेम्बर, अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर लूं, इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? मतलब समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? 1 कैंसिल हो जाएगा ना। अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या आ गया? ए स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया? क्या हो गया? कैंसिल। तो आपको यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिल गया? 1/3। तो कॉस अल्फा क्या मिल गया? 1/√3। लेकिन कॉस अल्फा आपने क्या डिफाइन किया था? एक्स अपॉन ए था ना, एक्स अपॉन ए था कि नहीं? यस। तो फिर कॉस अल्फा क्या है? एक्स अपॉन ए। तो कॉस अल्फा क्या है? एक्स अपॉन ए। तो क्या आएगा? एक्स अपॉन ए क्या आएगा? 1/√3। तो एक्स क्या आएगा? a/√3। हो गया आंसर। अब एक्स a/√3 है, तो ए वाई भी कितना आएगा? a/√3। और ए जेड भी क्या आएगा? ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? सेम। लेकिन कॉस अल्फा क्या था? एक्स बाय ए। ये क्या आएगा फिर? ए वाई बाय ए। और ये क्या आएगा? ए जेड बाय ए। ए कैंसल, तो क्या मिल रहा है आपको? एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड। तो जो ए एक्स है वही ए वाई है और वही ए जेड है, तो तीनों मिलकर क्या है? ए बाय रूट कहाँ है? ए बाय रूट दिख रहा है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए। जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और एक बार बता देता हूँ, सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। cos alpha cos beta cos gamma are known as direction cosine. cos alpha is x by a, cos beta is ay by a and cos gamma is az by a। इतना पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी था। इजी था क्योंकि आपको क्या बोला था कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, मतलब cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा। और जब ऐसा होता है इसका मतलब हो जाता है ax इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड। फिर हमने क्या किया था? हमारे पास cos अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए, cos बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए और cos गामा इक्वल टू ए जेड बाई ए था। इन तीनों को कर लिया तो स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायर एंड ऐड कर लिया। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये आ गया आपके पास ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन cos अल्फा cos बीटा और cos गामा क्या है? सेम है। तो थ्री टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो गया? कैंसल। तो आपको cos स्क्वायर अल्फा क्या मिल गया? यहाँ से 1/3। तो cos अल्फा क्या मिल गया आपको? 1/√3। लेकिन cos अल्फा क्या था? एक्स अपॉन ए। तो व्हाट इज ए एक्स फ्रॉम हियर? a/√3। लेकिन एक्स ए वाई और ए जेड आर सेम, इसके तीनों कंपोनेंट्स आएंगे सेम। ऑप्शन नंबर 3।
लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन वापस से डायरेक्शन कोसाइंस पे ही बेस्ड है। इफ यू रिमेम्बर डायरेक्शन कोसाइंस तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिनका बाकी है थोड़ा फास्ट करो, यू शुड राइट डाउन लिटिल क्विक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। So if a bar is 2 I cap plus 3 plus 4 j cap minus 5 k cap, the direction cosines of vector a bar are। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल। तो आपको a bar दिया हुआ है, क्या दिया है बार? 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap। What is ax from here? 2. What is ay? 4. What is az? -5। क्वेश्चन खत्म हो गया। What is cos gamma? az by a। और az क्या है? नेगेटिव है। देख लो, देखो देखो, दिख रहा है a की आंसर है जिसमें a z मतलब cos gamma क्या है? नेगेटिव है। तो हमेशा सॉल्व करने के पीछे मत पढ़ना, थोड़ा सा ऑप्शंस भी देख लेना। यहाँ पे आपको पूछा था डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब क्या पूछा है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस गामा में कौन आता है? एजेड अपॉन ए, और एजेड क्या है? माइनस। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या है? माइनस, ऑप्शन नंबर ए। पूरा सॉल्व करना है तो करो, इट विल टेक टाइम। तो कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, बट व्हाट इज ए? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ax अपॉन a, बट a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। देन हो गया। तो a फाइंड कर लो पहले। a इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर minus 5 square. What is 2 square? 4. This is 16. This is 25. तो अंडर रूट ऑफ 45। तो हो गया। cos अल्फा क्या आएगा? ax अपॉन a, मतलब 2 बाय रूट ऑफ 45। cos ऑफ बीटा क्या आएगा? cos ऑफ बीटा ay बाय a। व्हाट इज ay? 4 बाय रूट 45। और az क्या आएगा? सॉरी, cos गामा क्या आएगा? व्हाट इज cos गामा? फर्स्ट, व्हाट इज cos गामा? az अपॉन a। तो -5 अपॉन रूट ऑफ 45। डन, वही है, खत्म। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक है, ax ay az में से कौन नेगेटिव है चेक कर लो। यहाँ पे कौन नेगेटिव था? az। तो cos गामा नेगेटिव आएगा। अगर ay नेगेटिव होता, cos बीटा नेगेटिव होता। cos बीटा मतलब क्या आता? -4 अपॉन रूट ऑफ 45। अगर ax नेगेटिव होता तो cos अल्फा नेगेटिव आता, मतलब कौन नेगेटिव आता? -2 अपॉन रूट 45। अगला क्वेश्चन। क्विक 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 क्विक, डन। The vector that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3I cap plus 6j cap minus 7k cap, so that the resultant vector is a unit vector along y-axis। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, और इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में भी आ सकते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। कुछ नहीं है, दो वेक्टर दिए हैं। अभी दो वेक्टर को नाम दे देता हूं मैं। ए, जो पहला वेक्टर है उसको ए बार बोल देता हूँ, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। और जो दूसरा वेक्टर है उसको बी बार बोल देता हूँ। कितना है?
3i प्लस 6j माइनस 7k। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा वेक्टर ऐड करना चाहिए सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग वाई एक्सिस। मतलब सबको ऐड करके फाइनली क्या मिलना चाहिए? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? j। इन्होंने ये पूछा है कि इन दोनों वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना चाहिए सो दैट तीनों का एडिशन क्या होगा? j। तीनों का एडिशन क्या मिलना चाहिए? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट इज j। तो एक काम करते हैं, सी बार ऐड कर लेते हैं। लेट सी बार बी एडेड टू ए बार एंड बी बार। तो हम लोग सी बार ऐड कर लेंगे, सिंपल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बार और बी बार में हम क्या ऐड कर रहे हैं? सी बार। और तीनों का एडिशन हमको क्या देना चाहिए? जे क्या? ऐसा ही बोला है ना, विच वेक्टर शुड बी एडेड टू दीज टू वेक्टर्स सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अगर ऐसा बोला होता विच वेक्टर शुड बी एडेड टू दीज टू वेक्टर्स सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखते? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू आई कैप। अगर बोला होता कि इन दोनों वेक्टर्स में कौन सा वेक्टर ऐड करो सच दैट द रिजल्टेंट अलोंग जेड एक्सिस, तो क्या लिखते? ये कैप। तो हो गया। तो सी बार इक्वल टू क्या आएगा? सी बार इक्वल टू जे कैप माइनस ए बार माइनस बी बार। हो गया, बन गया इक्वेशन। तो सी बार इक्वल टू जे कैप माइनस ए बार, व्हाट इज ए बार? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस बी बार, व्हाट इज बी बार? व्हाट इज बी बार? 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। हो गया। जे कैप माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप। आई कैप कितना आ गया? माइनस -4 की +2 -4i कैप जे कैप और 3j कैप कितना हो गया? 4। 4 में से 6 गया, माइनस -2, बराबर ना? यस, सही है। -2 और +7 +5k कैप हो गया। -2 सॉरी -4i कैप -2j कैप +5k कैप कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, डन। तो एज असाइनमेंट, find out which vector should be added to these two vectors to get resultant along x-axis and along z-axis। तो दो असाइनमेंट है। find out which vector should be added to get resultant along x-axis number 1, which vector should be added to get resultant along z-axis number 2। तो कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो जे कैप लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? अगर x बोला होगा तो क्या लिखोगे? आई कैप, और z बोला होगा तो के कैप एंड के कैप। अगला क्वेश्चन, जो the expression 1/√2i कैप plus 1/√2j कैप is a unit vector, null vector, vector of magnitude √2, none। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करो। इसको मैं ए बार बोल देता हूँ। व्हाट इज ए बार? i कैप/√2 प्लस j कैप/√2। व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ ए बार? 1/√2। व्हाट इज y कंपोनेंट? 1/√2। So how do you find out magnitude of a bar? Under root of x component square plus y component square। What is x component? 1/√2, उसका स्क्वायर कितना? 1/2। 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/2 और 1/2। What is 1/2 plus 1/2? 1 होता है, हाफ और हाफ 1 होता है ना। तो what is root of 1? तो a का माइन्यूट कितना आया? 1। तो फिर कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। चलो अगला क्वेश्चन,
तो अभी अगली बार से याद ही रख लो, अगर एक वेक्टर में दो ही कंपोनेंट हो और दोनों कंपोनेंट 1/√2 हो तो वेक्टर कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vector is represented by 3 i cap plus j cap plus 2 k cap. Its length in xy plane is. अगर सिर्फ ऐसा बोला होता इट्स लेंथ इज तो क्या फाइंड करते? इसका लेंथ क्या निकालते? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, तो 9 + 1 + 4 √14। क्या आता? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है। क्या पूछा है आपको? इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन। तो जब पूछा हो इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन तो सिर्फ अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर पूछा हो इट्स लेंथ इन वाई जेड प्लेन, अंडर रूट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। पूछा होगा अगर इसका लेंथ इन एक्स जेड प्लेन, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज ए एक्स? व्हाट इज ए वाई? ए वाई 1। ओके, ए वाई 1 है, बराबर बोल रहे हो ना, 1 है। तो व्हाट इज दिस? 9। 9 + 1 10 हो गया। तो पहले 15-20 क्वेश्चन ऐसा बेसिक लेवल के है, उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ेगी और बढ़ेगी। यू विल सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल कम इन अ व्हाइल। So what is its length in xz plane? Root of xz 3 square 9 4 2 square 4 9 + 4 13 का root of 13. What is its length in yz plane? Under root of 5. चलो अगला क्वेश्चन। एंगल मेड बाय वेक्टर, वेक्टर है तो ऊपर बार लगना चाहिए, ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप विथ एक्स एक्सिस। अभी इसके दो सॉल्यूशन है, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, दोनों बता देता हूं मैं। एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, व्हाट इज एक्स एक्सिस? डायरेक्शन आई कैप। तो मैं एक काम करता हूँ, आई कैप को बी बार बोल देता हूँ। आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब कौन? आई कैप। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? बी बार। एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट के क्रॉस डॉट। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू, याद है क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। तो याद जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। तो याद जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, याद है क्या? ए बार डॉट बी बार ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। लेकिन वहां यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो दो ही कंपोनेंट्स हैं। ए, हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। व्हाट इज ए एक्स? 1. What is bx? 1. What is ay? What is by? 0. अंडर रूट ऑफ ax 1 और ab 1 और ये 1, क्योंकि by क्या है? 0 है, तो 1 + 0। ऊपर क्या आ गया? 1। 1 × 1 is 1 + 0, मतलब कितना आ गया? 1। ये क्या है? रूट ऑफ 2 × 1। रूट ऑफ 1 मतलब 1, तो 1 × √2 इज √2, 1/√2। तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? cos ऑफ थीटा इज 1/√2। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड नंबर 1 था।
मेथड नंबर 2 भी है, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय सेकेंड मेथड. मेथड नंबर 2, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस. अभी तो डायरेक्शन क्वेश्चन बताया थी मैंने आपको, बताया था कॉस अल्फा, क्योंकि विथ एक्स एक्सिस बोला है ना, तो कॉस अल्फा लोगे कि कॉस बीटा लोगे? कॉस अल्फा. व्हाट इज कॉस अल्फा? x upon a. What is ax? What is ax? 1. What is ay? Under root of ax square plus ay square. तो कितना आ गया? तो सीधा सीधा आ गया ना, 1/√2. cos अल्फा 1/√2, तो अल्फा कितना? 45 डिग्री. डन. तो ये ज्यादा इजी है कंपेयर टू दिस वन. तो डायरेक्शन कोसाइन पता होने की वजह से ये क्वेश्चन आपका सिंगल स्टेप में सॉल्व होता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग a बार डॉट b बार इक्वल टू ab cos थीटा. डायरेक्शन कोसाइन पता होंगे तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा. और अगर पूछा होगा व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद y एक्सिस, विद y एक्सिस, सेम आंसर आएगा. आंसर विल बी सेम. फिर वहां क्या लिखोगे? ए वाई बाय ए वाई भी 1 है, तो फिर 1/√2 ही आएगा, तो 45 एंड 45. व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस? 90. क्यों? क्योंकि ए जेड बाई ए, जेड कंपोनेंट था क्या? नहीं था, मतलब क्या था? 0. तो व्हाट इज कॉस ऑफ गामा? 0. और कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगी. अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको डेरिवेटिव्स का बेसिक्स पता होना चाहिए. डेरिवेटिव मतलब कैलकुलस, और वो हमारा पार्ट बाकी है. तो अभी मैं वो क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेटिव का आपको हिंट दूंगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं. बाकी डिटेल आपका थ्योरी में हो जाएगा, बट फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररीली यू शुड जस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव पहले क्या है वो देख लेंगे, और डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूला क्या है वो समझ लेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो लेट अस मेक इट वेरी सिंपल. लेट्स से ये क्लासरूम है फॉर एग्जांपल, एंड यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लासरूम. और अभी अभी रिसेंटली गर्मी के दिन खत्म हुए. इमेजिन यू स्टिल इन समर्स, और आप यहाँ पे बाहर खड़े हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है. एंड एज यू गो इनसाइड, मतलब यू आर चेंजिंग पोजिशन. तो लेट्स से यू आर चेंजिंग पोजिशन, मतलब एक्स एक्सिस, बराबर. तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम हो? कम हो. तो टेम्परेचर फॉल्स डाउन. सही है, करेक्ट. तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. क्यों चेंज हुआ? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन. क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन. तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन. इसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिखते हैं टी ऑफ एक्स. ये टी इंटू एक्स नहीं है, ये टी ऑफ एक्स है. मतलब टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. डिपेंडेंट ऑन, तो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन. तो टेम्परेचर कौन हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. और एक्स कौन हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. तो टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट. पोजीशन क्या है? इंडिपेंडेंट. मैं एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ. अभी ये क्लास के बाहर का रोड अभी अभी बना, कुछ दिन पहले नहीं था. तो रोड के यहाँ पे खड्डे ही बहुत थे. तो आप दूर से आ रहे हो, वेलोसिटी एकदम ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है गाड़ी का. फिर आपने स्पीड क्या कर दिया? कम. तो व्हाट इज चेंजिंग? स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन. यही हुआ ना. तो उस केस में क्या लिखोगे? v ऑफ एक्स. स्पीड है डिपेंडेंट और पोजीशन है इंडिपेंडेंट. आप बोलोगे पोजीशन कैसे इंडिपेंडेंट है? पोजीशन तो पोजीशन है. मैंने ये पोजीशन लिया, वहां पे कोई है या नहीं है? पोजीशन तो सेम है ना. सेम है ना. रोड रोड पे खड्डा था, कोई गाड़ी है या नहीं है? वो खड्डा वहीं पे है. तो पोजीशन क्या है? इंडिपेंडेंट. और डिपेंडेंट कौन है? वेलोसिटी.
पोजीशन क्या है? इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अब हर बार क्या हमको देखना पड़ेगा डिपेंडेंट कौन, इंडिपेंडेंट कौन? तो हम एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे के सारे कौन से वेरिएबल आते हैं? डिपेंडेंट। राइट, करेक्ट। तो इसको जनरली हम बोल देते हैं वाई। क्या बोल देते हो? वाई। यहाँ पे कौन चेंज हुआ? टेम्परेचर। राइट, तो चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ? टेम्परेचर। अगर मैं इमेजिन पोजीशन बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज करता, और फिजिक्स में या मैथ्स में स्मॉल अमाउंट को तुम लिखते हो डी, क्या लिखते हो? डी। और चेंज क्या हुआ? पोजीशन, मतलब क्या चेंज हुआ? एक्स। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? डी एक्स। तो अगर पोजीशन थोड़ा सा चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे? डी टी। तो ये जो डी टी बाई डी एक्स होता है, इसको आप बोलते हो डेरिवेटिव। क्या बोलते हो इसको? सिंपल लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में, 1 मीटर पोजीशन चेंज हुआ तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसको बोलते हो डी टी बाई डी एक्स। 1 मीटर पोजीशन चेंज हुआ तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ उसको बोलते हो डीवी बाई डी एक्स। राइट, इन जनरल 1 मीटर फोर्स, सॉरी 1 मीटर डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स कितना चेंज हुआ, तो क्या लिखोगे? डी एफ बाई डी एक्स। 1 मीटर डिस्टेंस चेंज हुआ, एक्शन कितना चेंज है, तो डी ए बाई डी एक्स। इन जनरल क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है, हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग व्हेन यू चेंज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। हमने किसको चेंज किया था? एक्स को। कौन चेंज हो गया? वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब कौन है? डेरिवेटिव। बस इतना पता होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स कौन है? डेरिवेटिव। डी वाई बाई डी एक्स कौन है? डेरिवेटिव। अब एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर याद है? पोजीशन वेक्टर, डू यू रिमेंबर पोजीशन वेक्टर? व्हाट वाज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। बराबर। तो इमेजिन मेरे पास एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर बार। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब नॉट मूविंग, तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा क्या? होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है। नहीं होगा ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा क्या? यस। तो इसको कैसे लिखोगे पता है? डी आर बाई डी टी। व्हाट इज चेंजिंग? पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन हाउ डू डिफाइन वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो ये क्या है फिर? वेलोसिटी है। तो वी बार क्या मिल जाएगा? डी आर बार बाय डी टी। मतलब किसका डेरिवेटिव आपको वेलोसिटी देगा? किसका डेरिवेटिव लिया तुमने? किसका? आर। आर कौन था? पोजीशन वेक्टर। राइट। सिमिलरली इमेजिन आप गाड़ी चला रहे थे और आपने सडनली एक्सीलरेटर घुमा दिया, क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे लिखूंगा मैं? डीवी बाय dt। लेकिन ये कौन होता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे समझ में? पक्का पक्का? श्योर? 100%? अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑफकोर्स और एक दो फॉर्मूला बताने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ सिस्टम के अंदर। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज आर बार इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। एक्स कंपोनेंट क्या है? ए कॉस ओमेगा टी। वो जो आपको डब्ल्यू दिख रहा है ना, उसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। और वाई कंपोनेंट कौन है? ए साइन ओमेगा टी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। और आपको पूछा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। अभी मैंने बताया था वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? डी आर बाई डी टी। राइट, डी डी टी ऑफ आर बार। व्हाट इज आर बार? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप
प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, हम लोग डेरिवेटिव का थ्योरी देखेंगे तब वापस एक बार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना हो सकता है उतना एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो देखो ये ना, ये चीजें ही है जो मैटर करती है। मैं छोड़ देता, चलो बाद में देखेंगे, लेकिन फिर रिमेम्बर कम से कम आपको ये चीजें पता तो है। बाकी लोगों को पता नहीं होता है, 11वीं खत्म होने तक नहीं पता होता डेरिवेटिव मतलब क्या है। मैथ में हो जाएगा, मैथ में होगा, लेकिन फिजिक्स में चाहिए अभी। अब एक चीज और याद रखना, ए और ए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव दो टर्म का लिया, ये एक्स और ये वाई, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का डेरिवेटिव अलग कर लिया, और ये जो ए है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर लिखना पड़ता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों करना पड़ता है? मेरे को एक बात बताओ, डेरिवेटिव का मतलब क्या था? चेंज। जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजिशन, जैसे वेलोसिटी चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजिशन, राइट? करेक्ट। जो चेंज नहीं हुआ उसमें क्या चेंज? नो चेंज ना। अब तुमने गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलेटर को अटका के रख दिया है, पता है क्या होता है उससे? वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। क्या होता है? वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो विथ पोजीशन वेलोसिटी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, नहीं होगा ना। अगर बाहर और अंदर दोनों जगह पे एसी लगा है, वहां भी 25 डिग्री है, अंदर भी 25 डिग्री है, तो तुम पोजीशन चेंज करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं। तो जो चेंज नहीं होता वो चेंज नहीं होता, उसको बाहर निकाल दो। तो ए क्या है? कांस्टेंट। बाहर निकालो। अब बोलोगे ये तुमको कैसे पता ए कांस्टेंट है? तुमको भी आगे समझ में आ जाएगा कि ए क्या है। ये जो इक्वेशन होता है ना, ये एक्चुअली होता है सर्कुलर मोशन का इक्वेशन। मतलब जब एक पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो उसका रेडियस होता है ए। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ये पार्टिकल कहीं पे भी हो सर्कल पे, रेडियस कितना है? ए। रेडियस कितना है? ए। तो फिर ए कांस्टेंट हुआ कि नहीं? यस, हुआ ना। तो ए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट आ गया बाहर, अंदर कौन बचा? कॉस ओमेगा टी। और ये जो आई कैप जे कैप होता है ना, आई कैप जे कैप, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ए डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव? साइन ओमेगा टी जे कैप। हो गया। अब इसके आगे तुमको फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। अभी मैं बता देता हूँ डायरेक्टली फॉर्मूला। कॉस ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला ही है, तो इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रखो। कहाँ से आया, कैसे आया, वो अगले हफ्ते में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते में तो हमको ये चालू ही करना है, थ्योरी ऑफ कैलकुलस। सिमिलरली साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कहाँ से आया? अभी फिलहाल ऐसे फॉर्मूला याद रखो। तो साइन का डेरिवेटिव और कॉस का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास है। तो व्हाट वाज वी बार? व्हाट इज वी बार? व्हाट इज वी बार? ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस। ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस क्या था प्लस? अच्छा ये आई कैप रह गया, आई कैप प्लस क्या था? ए डेरिवेटिव ऑफ साइन। क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन? ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। ये आपको मिल गया वेलोसिटी। आपको पूछा है कि वेलोसिटी ये पोजीशन को पैरेलल है क्या, ये परपेंडिकुलर है क्या, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है क्या, या अवे फ्रॉम ओरिजिन है क्या? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो? जीरो। तो एक काम करो, वी बार डॉट आर बार निकाल के देखो। व्हाट वाज वी बार? व्हाट इज वी बार? माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस, प्लस क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट आर बार। आर बार क्या था? क्या था आर बार?
क्या था आर बार? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। और ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं लेता हूँ, पहले डराता हूँ, देखो इतना है, फिर ट्रिक बताता हूँ। सॉल्व करना ही नहीं होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ आंसर क्या आएगा। ऐसा क्यों आएगा बताता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर ट्रिक पता लगेगा। ट्रिक वो देखा क्या मूवी, याद है? याद है? नहीं? फिर हेरा फेरी। हाँ, इसकी टोपी उसके सर, इधर भी वही काम होने वाला है, तुम देखो। तो देखो, सिर्फ देखते जाओ। अभी आपको याद है क्या, इधर दो इधर दो, तो टोटल कितने? चार। इसका पहला, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप। इसका पहला, इसका दूसरा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी आई कैप डॉट, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप तो जीरो था, फिर क्यों लिखना है? हमने नहीं लिखना उसको, था ना जीरो, था ना, याद है ना? ये दूसरा, ये पहला, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी जे कैप डॉट आई कैप, वो क्या आता है? जीरो। फिर ये क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू, जल्दी बताओ, ए साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट जे कैप। अब मेरे को बताओ आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? वन। तो ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा माइनस होता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, जीरो जीरो तो छोड़ दो, प्लस ए और ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ये माइनस है और वो प्लस है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा ना? जीरो, पक्का जीरो आएगा, 100% आएगा। यस, करेक्ट। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर यू कैन से दैट v bar डॉट r bar इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब v bar इज परपेंडिकुलर टू r bar। अब मैं बताता हूँ ट्रिक। हमने जब वेलोसिटी फाइंड किया, कैसे फाइंड किया? डेरिवेटिव ऑफ r bar विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है? अभी आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझ में आना चाहिए। अगर एक टर्म में कॉस है और एक टर्म में साइन है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। इसकी टोपी उसके सर। कॉस का डेरिवेटिव क्या आया था? क्या था? साइन। और साइन का डेरिवेटिव क्या था? कॉस। हो गया उल्टा, हो गया, हो गया ना? लेकिन कॉस का डेरिवेटिव लेते वक्त साइन आता है, लेकिन किसके साथ आता है? तो यहाँ पे दो पॉजिटिव थे वेलोसिटी में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। हुआ क्या? देखो, एक नेगेटिव हुआ, यस, एक पॉजिटिव हुआ, यस। तो अगर ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक साइन है एक कॉस है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा? उल्टा। और जो कॉस था वो क्या बन जाएगा? माइनस साइन। जब ऐसा हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जब ऐसा हो तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो, हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज इट इज जीरो। तो अगर मैंने कोई और भी इक्वेशन दे दिया होता आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता आर बार इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे बताओ? डायरेक्ट बताओ, डेरिवेटिव के बिना। मैंने क्या बोला? साइन का क्या होता है? कॉस। और ए तो था ही, वो तो आएगा ही, एक ओमेगा एक्स्ट्रा लग जाता है, वो भी था, आई कैप। कॉस का क्या बनता है? माइनस साइन। और यहाँ पे क्या आएगा? ए ओमेगा। और क्या आएगा? जे कैप। कॉस और ये साइन विथ माइनस, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। तो बोथ आर परपेंडिकुलर, करेक्ट, राइट। तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आप क्वेश्चन देखोगे, अच्छा ऐसा है, आंसर इज जीरो, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन।